कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले हमें जो देखना है वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में, ठीक। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जितना पैसा आया हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्टेप 1 कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले हमें स्टेप 1 में क्वेश्चंस में निकालना पड़ेगा कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक। वो कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वो निकलता कैसे है, सबसे पहले डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे पहले मुझे निकालना होगा डिफरेंस इन PL&N अकाउंट, ठीक। डिफरेंस करना पड़ेगा PL&N अकाउंट का, ठीक। डिफरेंस कैसे करना है, करेंट ईयर का प्रॉफिट, करेंट ईयर का जो प्रॉफिट होगा उससे प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट माइनस कर दोगे, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा इस साल का प्रॉफिट, ठीक। जो अमाउंट आएगी आप वहाँ उसको यहाँ लिख दोगे, ठीक। उसके बाद हम इसमें ऐड क्या क्या करेंगे वो देखते हैं। पहले इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले जनरल रिजर्व। ये क्वेश्चंस में दे रखी होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हेड में, जनरल रिजर्व ऐड करेंगे। तभी आप ऐड तब करेंगे जब इसमें कोई कंडीशन है, इसमें अगर ये इंक्रीज़ हो रहा होगा तभी ऐड करेंगे, अदरवाइज इसको ऐड नहीं करेंगे। इफ़ इंक्रीज़, ये ब्रैकेट लगाने का मतलब ये है यहाँ पर कि ये जब बढ़ेगा तो ही ऐड करेंगे, अदरवाइज ऐड नहीं करेंगे, ठीक। दूसरा है इसमें ऐड करने वाला जो कॉन्सेप्ट है, दूसरा है इसमें प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन ऐड किया जाता है, जो टैक्स का पैसा है वो ऐड किया जाएगा, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, ठीक। सेकंड है इसमें प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, ये किस ईयर का लेंगे तो ध्यान रख लेना, ये करेंट ईयर का लिया जाएगा। कौन से ईयर का लिया जाएगा, करेंट ईयर का, ठीक। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन जो दिया जाएगा वो करेंट ईयर का होगा। प्रपोज डिविडेंड, एक लाइन होगी क्वेश्चन में, हो सकता है दे दे, प्रपोज डिविडेंड ये किस ईयर का लिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा हमेशा प्रीवियस ईयर का लिया जाएगा, प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो ध्यान रखिए सबसे पहले हमने डिफरेंस निकाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जो कि निकलेगा करेंट ईयर से माइनस कर दो प्रीवियस ईयर, जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ आप लिख दोगे, ठीक। उसके बाद जनरल रिजर्व अगर बढ़ती हुई नज़र आ रही है तो ऐड करोगे, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन करंट ईयर का लेंगे और प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का लिया जाएगा, और अदर डिविडेंड्स लाइक इंटरिम डिविडेंड, अगर क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड भी है तो वो भी ऐड करोगे, ठीक। ऑल सच टाइप और डिविडेंड ऐड होंगे यहाँ पर, ठीक। ये सब करने के बाद ये सब ऐड होंगे, ठीक, ये सब ऐड होंगे, ठीक। इसमें प्लस भी हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस में और माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। दोनों कंडीशन हो सकती हैं, प्लस में भी आ सकता है प्रॉफिट एंड लॉस और माइनस में भी आ सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इधर तो प्लस ही होगा, ओके। जो भी अमाउंट आएगी उसको यहाँ लिख दिया जाएगा। लेस क्या करा जाएगा वो यहाँ देख लो, लेस इसमें होगा सिर्फ एक चीज़ ध्यान रख लो, रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स। दूसरी चीज़ पेपर में तो नहीं आ सकती लेकिन लिख दे रहे हैं, वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये नॉलेज के लिए लिख देना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब होता है क्लेम, कोई क्लेम मिल गया हो कंपनी को, ठीक। तो इस तरीके से चीज़ों को नोट डाउन कर लेंगे, ओके। ये निकला तुम्हारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक। इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके भी दिखा दे रहे हैं, एक एग्जांपल लेके, कि लेट से बैलेंस शीट्स में चीज़ें दे रखी हैं, लेट डिटेल्स दे रखी हैं, जैसे सबसे पहले दे रखा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस,
स्टेटमेंट ऑफ PLN अकाउंट। ठीक, मान लो करंट ईयर तुम्हारा 2024 है और प्रीवियस ईयर तुम्हारा अभी अभी 2023 गया है। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस में दे रखा होगा नोट्स टू अकाउंट्स में। ठीक है, ठीक, मान लीजिए कि 2024 में प्रॉफिट 70,000 दिखा रहा है, जो कि पिछले साल 60,000 था। ठीक, ठीक, उसके बाद क्वेश्चंस में दिखा रहा है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व जो कि 50,000 है, जो प्रीवियस ईयर 40,000 थी। ठीक, लेट से मान लो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, लेट से करंट ईयर का 70,000 है और प्रीवियस ईयर का 60,000 है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चंस में प्रपोज डिविडेंड भी दे रखा है, प्रपोज्ड डिविडेंड ये दे रखा है 60,000 और प्रीवियस ईयर का 50,000। ओके, और क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड दे रखा है, इंटरिम डिविडेंड वो दे रखा है तुम्हारा 7,000। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चंस में चीज़ें दे रखी होंगी। और मान लो रिफंड ऑफ टैक्स भी दे रखा है, रिफंड ऑफ टैक्स। ठीक, वो दे रखा है 10,000। ठीक, तो हमको कैसे करना है, अभी मैंने बताया। सबसे पहले मुझे पीछे जाके फिर से चेक करते हैं। सबसे पहले मुझे डिफरेंस करना है PLN अकाउंट का, डिफरेंस इन PL अकाउंट को पहले डिफरेंस करना है, उसमें प्लस या माइनस में आ सकता है। कैसे निकलेगा, करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से माइनस कर दिया जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हमें यही लिखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। इसके सेकंड पेज में क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहले डिफरेंस ऑफ PL अकाउंट। ठीक, डिफरेंस करते हैं। कैसे डिफरेंस करते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रीवियस ईयर तुम्हारी अमाउंट 60,000 की थी, आज जो बढ़ के 70,000 हो गई है। तो बढ़ रही है तो ये प्लस हो गया, बढ़ रहा है यहाँ पर प्रॉफिट, 60 से 70 हो रहा है, 60 से 70 हो रहा है। कितना बढ़ा, 10,000। तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, 10,000। कैसे आया, 70,000 करंट ईयर का था, पिछले साल 60,000 था। तो इसका मतलब हमने इस साल 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया। ठीक, ऐड, अब इसमें ऐड क्या करते हैं, हमने बताया था जनरल रिजर्व, क्या ऐड करेंगे, और ये भी बताया था कब ऐड करेंगे, जब ये बढ़ेगा। तो क्या क्वेश्चन में देखते हैं क्या बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्वेश्चंस में आते हैं। हाँ, क्वेश्चंस में आते हैं। 2023 में ये 60,000 का था, जो कि बढ़ के 70 हो गया है। बढ़ रहा है इसलिए आएगा, कितना बढ़ रहा है, 60 से 70 हो गया है, यानी यहाँ पर 10,000 रुपीज़ बढ़ गया है। तो जनरल रिजर्व ऐड कितना करेंगे, 10,000। ठीक, उसके बाद क्या ऐड करते हैं इसमें, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो दे रखा होता है वो हम करंट ईयर का लेते हैं। तो क्वेश्चंस में जाते हैं, करंट ईयर का पता करते हैं। देखो 70,000 रुपये दे रखा है, 2024 का 70,000 दे रखा है। ठीक, ध्यान रख लेना है, करंट ईयर का लेना है। करंट ईयर मतलब 24, प्रीवियस ईयर तुम्हारा 23, तो करंट ईयर का 24। कितनी अमाउंट लेनी है, 70,000। ठीक, तो 70,000 लेंगे। ओके, तो ये 70,000 रुपये भी ऐड हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या ऐड होता है, प्रपोज डिविडेंड। कौन सा, प्रपोज्ड डिविडेंड। ध्यान रखना ये पिछले साल का लेना है, प्रपोज्ड डिविडेंड जो कि दे रखा है तुम्हारे, ध्यान रख लेना है। इसमें कौन से साल का लेना है, प्रीवियस ईयर का, यानी 23 का लेना है मुझे। 23 में कितना था प्रपोज डिविडेंड, 50,000 का। इस 50,000 की वैल्यू लेनी है हमको। ठीक, तो प्रपोज डिविडेंड आएगा 50,000। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं।
प्रपोज डिविडेंड तक समझ में आ गया कि ये सब ऐड होना है। उसके बाद क्या ऐड होता है, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड जाके चेक करते हैं कहाँ दे रखा है, क्वेश्चन के लास्ट में ये 7,000 रुपीज़ दे रखा है, ठीक। तो ये 7,000 रुपीज़ हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे इंटरिम डिविडेंड जो कि दे रखा है 7,000 रुपीज़, ठीक। तो इन सबको ऐड कर लेंगे अब, क्योंकि ऐडिंग वाली चीज़ें इतनी ही होती हैं इसमें, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक। तो ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पे कितना आएगा, ऐड करते हैं, चलो 10,000 10,000 20,000 20,000 70 90 90,000 और 50 140 140 और 7 147। तो ये आ गया तुम्हारा 147,000 ऐड करने पे, ठीक है। और लेस क्या करते हैं इसमें, लेस करते हैं हम लोग एक रिफंड ऑफ टैक्स। कितना मेरा टैक्स का पैसा वापस आ गया था, ठीक। तो रिफंड ऑफ टैक्स माइनस कर दिया जाता है, जो कि दे रखा है क्वेश्चन में। मेरे हिसाब से क्वेश्चन में जो दे रखा था मैंने 10,000 दे रखा था, ठीक। रिफंड ऑफ टैक्स के नाम पे ये 10,000 रुपीज़ मैं यहाँ से इसको माइनस कर दूंगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने नहीं दिया क्योंकि पेपर में भी नहीं आएगा, ओके। तो 147 में 10 चले गए तो तुम्हारा 137 इज़ आ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, ओके। ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, NPBT, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक। दैट इज द, इसमें कैश फ्लो की पहली स्टेप कंप्लीट होता है। सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही निकालना है, ठीक। चलो देखते हैं इसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमने नेट प्रॉफिट निकाल ही चुके थे अभी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल ही चुके थे, जो कि वर्किंग नोट नंबर 1 में स्टेप 1 में सिखा दिया गया है, ठीक है। जो सिखा दिया गया है वो अमाउंट यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक, कि कैसे वो निकला था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अमाउंट हम लोग यहाँ पर शो कर देंगे, ठीक। अब इसमें क्या ऐड, अब क्या करेंगे कि कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस के नहीं हैं और जो जिसमें पैसा नहीं जाता है, नॉन कैश एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया जाएगा। तो इसमें एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे जो बिजनेस के नहीं हैं। पहला तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया जाएगा जो बिजनेस के खर्चे नहीं है, ठीक। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन कैश एक्सपेंस, ये बिजनेस के तो खर्चे हैं बट लेकिन इसमें पैसा नहीं जा रहा है, इसलिए इसको ऐड करेंगे, ठीक। कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन कैश में आते हैं। तुम्हारे में सबसे पहला आता है, फर्स्ट होता है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन ऐड होगा, ठीक है, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है, बिजनेस का तो एक्सपेंस है बट ये नॉन कैश कहलाता है, ठीक। दूसरा होता है, दूसरा एक्सपेंस होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता है, जो कि इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, ठीक। जो भी हमने बोरो करा है उस पर जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता, वो फाइनेंशियल एक्सपेंस होता है, ठीक। इसलिए वो यहाँ नहीं आएगा, इसलिए ऐड बैक हो रहा है, ठीक। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, बोरोइंग्स का मतलब है यहाँ पर जो तुमने लोन से पैसे, लोन हो गया, डिबेंचर हो गए, ये बोरोइंग्स में आते हैं, ठीक। ये बोरोइंग्स का पार्ट है, ठीक। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। थर्ड, कोई लॉस है जो एसेट्स को बेच के हुआ है तो वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, तो भी वो ऐड हो जाएगा। यानी ऐसे एक्सपेंस जो बिजनेस के नहीं हैं वो ऐड होंगे, ठीक है। एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे आप। चौथा होता है, कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ हो रही है, यानी कम हो रही है, रिटर्न ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स में मालूम ही क्या क्या आता है,
गुडविल जैसे हो गई आपकी, पेटेंट हो गए, ट्रेडमार्क हो गया, वगैरह वगैरह, कॉपीराइट, ये सब एक्सेट्रा, बहुत सारी इंटेंजिबल एसेट हो सकती हैं। अगर वो रिटर्न ऑफ हो रही हैं यानी कम हो रही हैं तो वो यहाँ पर आएंगी। इफ़ डिक्रीज, ध्यान रखिएगा, कंडीशन है इसमें, तभी ऐड होंगी जब ये डिक्रीज होंगी, तभी यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया गया है, अगर डिक्रीज होंगी तो ही आएंगी। ओके, इफ़ डिक्रीज, अदरवाइज नहीं आएंगी। लेट्स से गुडविल पहले 60,000 की थी, अब 70,000 की हो गई है, तो वो नहीं, वो यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि घट नहीं रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो वो उसका पार्ट नहीं है ऑपरेटिंग का। ठीक, तो यानी घटेगी तभी लिखोगे, अदरवाइज नहीं लिखोगे। ठीक, तो ये 5th है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन बनाने से कोई पैसा जाता नहीं है, बिजनेस का तो खर्चा है, बट लिए इसमें नॉन कैश आइटम है ये, इसलिए ये भी ऐड हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक, ये भी बढ़ रहा होगा तो ही आएगा। इफ इंक्रीज, ठीक, बढ़ेगा तो ही आएगा, अदरवाइज ये नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक, तो नॉर्मली डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, रिटर्न ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, जिसको अमॉर्टाइजेशन भी कहते हैं, रिटर्न ऑफ एसेट्स को अमॉर्टाइजेशन भी कहते हैं, ये सब ऐड हो जाएगा इसमें। ये सब ऐड होने के बाद, ये सब ऐड आइटम्स हैं, इनको ऐड कर दोगे, उसके बाद लेस क्या क्या होता है वो लिख लेते हैं। लेस क्या होगा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन, ऐसी इनकम जो बिजनेस की नहीं है, बाहर से कमाई गई हैं, उनको लेस कर दिया जाएगा। इसे कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में आएगी इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। तुमने कहीं बाहर इन्वेस्ट करके पैसा कमाया तो वो बिजनेस की इनकम नहीं है, इसलिए वो माइनस होगी। ठीक, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। दूसरा होता है डिविडेंड रिसीव, कहीं पर शेयर्स में पैसा लगा रखा है तो भी वो इनकम बिजनेस की नहीं है, बाहर से कमाई गई है। डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, ऐसी इनकम बाहर की, इसलिए माइनस होगी। ठीक, तीसरा होता है अगर कहीं से रेंट मिल गया है तुम्हें, रेंट रिसीव हुआ है, तो भी वो तुम्हारी बिजनेस की इनकम नहीं है, रेंट रिसीव्ड। ठीक, अगर काम ही आपका है प्रॉपर्टी का रेंट पे देने का, तो फिर उसका पार्ट है, अदरवाइज नहीं है। तो रेंट रिसीव्ड भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी। ठीक, तो ऐसी इनकम है जो कि बिजनेस की इनकम नहीं है, ये माइनस होंगी। ठीक, यानी एक्सपेंसेस और लॉसेज ऐड होंगे, ठीक, और इनकम्स माइनस होंगी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स की। ध्यान रखिए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स इन सबको ऐड कर लोगे। ठीक है, इनको ऐड और प्लस करके जो भी अमाउंट आएगी वो यहाँ लिख दी जाएगी। ठीक, तो ऐड करने के बाद, ऐड और प्लस और माइनस करने के बाद जो भी डिजिट्स आएंगी वो यहाँ पर लिख दी जाएंगी। ठीक, यहाँ जब कर लोगे तो तुम्हारा ये कौन सी चीज़ आएगी? ये आएगा तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक, अभी ये वो प्रॉफिट आया है, अभी पूरी तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं आया है, इसमें भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस का भी कंसीडरेशन करना पड़ेगा। ठीक, अब बात आती है वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैसे निकलता है। तो इसमें ऐड कब करेंगे और लेस करेंगे, ये ध्यान रख लो। ऐड कब करेंगे, लेस कब करेंगे, 2 पॉइंट है इसमें। अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, देखो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ से। तो हमें सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ में ही को ही देखना है कि एसेट बढ़ रही हैं, तो कौन सी एसेट देखनी है? सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ देखनी। ठीक, ऐड क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, जब हमारी करंट एसेट्स कम होगी
डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, तो आप ऐड करोगे। ठीक ठीक, डिक्रीज इन करंट एसेट्स तो ऐड करोगे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स तो माइनस करोगे। ठीक, इसका सिंपल सा लॉजिक है कि एसेट्स बढ़ेंगी तो पैसा जाएगा, कॉमन सेंस लगाइए, क्योंकि एसेट बढ़ने का रीज़न है कि आप परचेज कर रहे हैं, यानी इंक्रीज इन एसेट्स, करंट एसेट का मतलब है आपने पैसा खर्च किया तभी करंट एसेट बढ़ी हैं, तो पैसे एसेट बढ़ने का मतलब है पैसा गया होगा फर्म से। और घटने का रीज़न ये होता है कि डिक्रीज इन करंट एसेट का मतलब ये होता है कि आपने एसेट बेची इसलिए पैसा आ रहा होगा, इसलिए ऐड करेंगे। ठीक, तो ये पॉइंट को समझना ज़रूरी है। दूसरा है यहाँ पर लेस कब कब करेंगे, लेस करेंगे। अब करंट लायबिलिटी की बात आती है, तो लायबिलिटी जब बढ़ती है तो पैसा आता है, क्योंकि हमने उधार में पैसा लिया होगा। ठीक है, तो लेस और ऐड इसमें कब करेंगे, देखो लायबिलिटी जब बढ़ती है तो पैसा आता है, तो इसमें ऐड करेंगे, यानी इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अगर करंट लायबिलिटी बढ़ रही है इसका मतलब तुमने पैसा लिया है, लायबिलिटी मतलब पैसा लिया है। ठीक, और लायबिलिटी घटने का मतलब है पैसा दिया है, यानी डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस होगी, क्योंकि लायबिलिटी घटने का मतलब है पैसा दिया, लायबिलिटी बढ़ने का मतलब पैसा लिया, पैसा लिया तो ऐड करोगे, पैसा दिया तो लेस करोगे, तो यानी सिंपल सा रूल लगेगा। ठीक, एसेट्स में अपोजिट रूल लगता है, एसेट्स करंट एसेट्स अपोजिट रूल लगता है। अपोजिट रूल, अपोजिट मीन्स अगर करंट एसेट्स बढ़ेंगी तो आप माइनस करोगे। ठीक, करंट एसेट्स घटेंगी तो प्लस करोगे। ठीक, समझ रहे हो? करंट एसेट घटेंगी तो इसका मतलब है पैसा आएगा। ठीक, तो करंट एसेट्स में अपोजिट रूल लगता है। वहीं करंट लायबिलिटी की बात करें तो वहाँ पर नॉर्मल सा लॉजिक है कि लायबिलिटी बढ़ती है तो पैसा आता है, उधार लोगे तो पैसा आएगा। तो करंट लायबिलिटीज़ में क्या होता है, मिस स्ट्रेट रूल लगता है। स्ट्रेट रूल मीन्स बढ़े तो बढ़ा दो, घटे तो घटा दो, स्ट्रेट रूल। ठीक, इट मीन्स सीएल बढ़ेगी तो प्लस होगा। ठीक, सीएल बढ़ेगी तो आप उसको प्लस करोगे। ठीक, और सीएल घटेगी तो माइनस करोगे। इतना सा नॉर्मल सा फंडा समझना है। ठीक, ये हम पिछले साल से कंपेयर करेंगे। ठीक, इस तरीके से आप वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकाल सकते हो। ठीक, प्लस और माइनस करके। ठीक, अब बात आती है इसको समझने की, तो देख लीजिए कि कैसे वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकाला जाएगा। लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं। लेट ये दे रखा है तुम्हारा 2024 या 23 दे रखा है। ठीक, यहाँ पर करंट एसेट्स दे रखी हैं। अब करंट एसेट्स तो तुम लोग को मालूम ही होंगी कौन कौन सी होती हैं। अब करंट एसेट्स में आता है तुम्हारा डेटर्स दे रखे हैं, क्रेडिटर्स दे रखे हैं। डेटर्स आपके करंट एसेट्स में आते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। डेटर्स आते हैं आपके करंट एसेट में और क्रेडिटर आपके करंट लायबिलिटीज़ में आते हैं। तो डेटर्स मान लो 70,000 के दे रखे हैं और पहले थे 60,000 के। ठीक, क्रेडिटर्स की बात करें, पहले 60,000 क्रेडिटर थे, अब 50,000 के। ठीक, सबसे पहले पहचानेंगे डेटर है कौन सा। सबसे पहले डेटर्स को पहचानेंगे। डेटर है तुम्हारा, और सबसे पहले हम देखते हैं ये प्लस होगा कि माइनस। डेटर है पहले करंट एसेट, तो करंट एसेट में तो अपोजिट रूल लगता है।
अगर करंट एसेट बढ़ेगी तो माइनस होगी। तो करंट एसेट देखते हैं, पिछले साल से कंपैरिजन करते हैं, तो ये देखो बढ़ रही है। करंट एसेट 60 से 70 हो गई है, बढ़ रही है तो माइनस करेंगे, तो करंट एसेट्स क्या होंगी, माइनस होंगी। ठीक, अब वही क्रेडिटर की बात करें, सीएल की बात करें, सीएल में देखो सीएल 50 से 60 हुआ है, ये भी बढ़ा है, लेकिन सीएल में सिंपल रूल लगता है कि 50,000 से 60,000 हो गया यानी प्लस होगा, यानी लायबिलिटी बढ़ने का मतलब है पैसा आएगा, और एसेट्स का मतलब एसेट बढ़ेंगी तो पैसा जाएगा। जैसे हमारे घर में होता है एसेट बढ़ती हैं तो उसका मतलब ही पैसा जाना है, तभी तो बढ़ रही हैं। ठीक, ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक, ये सब करने के बाद तो ये हुआ, ये सब करने के बाद तुम लोग का एक चीज़ आ जाएगी, वो होगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स पेड। ये वो प्रॉफिट होगा जो बिफोर टैक्स पेड आएगा, ये सब करने के बाद, प्लस और माइनस करने के बाद। ठीक, उसके बाद हम माइनस कर देते हैं इससे टैक्स पेड। अच्छा, ये बात आती है टैक्स पेड कौन सी अमाउंट ली जाएगी, तो ध्यान रख लेना पिछले साल का जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, प्रीवियस ईयर का आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन यहाँ पर माइनस कर देना है। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा टैक्स पेड कितना किया है तो ही लिखना है। अगर क्वेश्चन में टैक्स पेड दे रखा है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो अमाउंट है वही लिख देंगे। प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लिख देना है। अगर क्वेश्चन में ये दे ही नहीं रखा कि टैक्स पेड कितना किया। इस तरीके से तुम्हारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट होती है इस टैक्स पेड में, जिसमें से हम अभी पीछे रिफंड ऑफ टैक्स भी ऐड करके आए हैं। टैक्स पेड में ऐड कर देंगे रिफंड ऑफ टैक्स। ठीक, ऐड यहाँ कर देना है रिफंड ऑफ टैक्स। ठीक, क्योंकि कुछ पैसा रिफंड में भी हुआ है तो वहाँ तो लेस होगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक, रिफंड ऑफ टैक्स। ठीक, अगर टैक्स पेड है तो लेस करेंगे, रिफंड ऑफ टैक्स है तो ऐड करेंगे। ठीक, ये हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक।